नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो भी इतिहास की है और ये भी इसका सेकंड पार्ट लाया हूँ। अध्याय 5 है, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। इसका मैंने पहला पार्ट बनाया था और हमने अल बिरूनी तथा उसकी किताब उल हिंद के बारे में जानकारी दी थी मैंने आपको, छोटी सी, कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके सन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी, आपको पूरी जानकारी दी थी। तो आगे आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका सेकंड पार्ट है आपके सामने। और आज हम पढ़ेंगे एक आरंभिक विश्व यात्री के बारे में। तो ये जो आरंभिक विश्व यात्री था, कौन था? ये था इब्न बतूता। इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो कृति थी, इसकी जो रचना थी, इसका जो ग्रंथ था रेहला, इसने अपने उस रेहला में क्या जानकारी दी है, अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में क्या जानकारी दी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इब्न बतूता का रेहला, ये इसकी कृति है, इसकी रचना है। ये आपको ध्यान रखना है कि इब्न बतूता का रेहला है ना, ये इसकी एक रचना है जो कि एक आरंभिक विश्व यात्री था। कुछ ऐसे पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप सभी वीडियो से बने रहे। देखिए, हम पढ़ेंगे आज एक आरंभिक विश्व यात्री इब्न बतूता का रेहला। ये इसकी कृति थी, रचना थी, और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में इस रेहला में क्या क्या लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इब्न बतूता द्वारा लिखा अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में उसका यात्रा वृत्तांत, जिससे कि रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेहला, है ना। इसने अरबी भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। और रेहला से हमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियाँ मिलती है। हमें अच्छी जानकारी मिलती है उस समय की, रोचक जानकारियाँ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में। किससे? रेहला से, जो कि इसकी कृति थी इब्न बतूता की। उससे हमें उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियाँ मिलती है। तो आगे हम पढ़ेंगे। ये कहाँ का निवासी था उसके बारे में जानेंगे। मोरक्को के इस यात्री का जन्म जो हुआ था वो तंजीर के सबसे शिक्षित व सम्मानित परिवारों में से एक में हुआ था, है ना। मतलब ये मोरक्को से आया था और इस यात्री का जो जन्म हुआ था वो तंजीर के सबसे शिक्षित, पढ़े लिखे व सम्मानित परिवारों में से एक है, जो कि इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। उस समय में हुआ था इनका जन्म, इब्न बतूता का। इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा प्राप्त की थी, यानी साहित्य में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, यानी कि वो यात्रा करना अधिक अच्छा समझता था कि यात्रा से उसको अच्छा ज्ञान मिले, जो देख सके अपनी आँखों से और उसे अपनी पुस्तक में, अपनी कृति में लिख सके। उसे यात्रा करने का बहुत शौक़ था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक क्षेत्रों तक गया था। कौन गया था? इब्न बतूता। इसलिए से एक आरंभिक विश्व यात्री कहा गया है। 1332 में 1332 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले, यानी भारत आने से पहले, वह मक्का की तीर्थ यात्राएं कर चुका था। कौन? इब्न बतूता। यानी 1332-33 में वो भारत के लिए आने के लिए आ रहा था, तब उसने मक्का की यात्राएं की थी उस समय। देखिए, कुछ मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इन मेन पॉइंट को देख लेते हैं तो आपको कई तरह की हेल्प हो जाती है, फिलअप में हो जाती है, सही विकल्प में, क्वेश्चन आंसर में, एक एक नंबर में, है ना। तो आप वीडियो को से बने रहें, ये रिक्वेस्ट है मेरी। यानी कि 1332-33 में वो भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले, यानी भारत आने से पहले, वो मक्का की तीर्थ यात्राएं कर चुका था और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था वो। कौन? इब्न बतूता। यानी सीरिया गया था वो, इराक गया था, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय जो व्यापारिक जो बंदरगाह थे वहाँ की यात्राएं कर चुका था वो भारत आने से पहले। मध्य एशिया के रास्ते होकर, कहाँ से?
मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में कब आया था वो? ईस्टर्न मार्ग से सिंध पहुंचा। कहाँ पहुंचा वो? 1333 में कहाँ पहुंचा वो? ईस्टर्न मार्ग से, है ना, से वो सिंध पहुंचा। और इब्न बतूता ने दिल्ली के सुल्तान, उस समय के जो सुल्तान थे दिल्ली के, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। क्या सुना था? कि वह कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में है, यानी वो कला प्रेमी है, कला और साहित्य प्रेमी है। कौन? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था उसने, इब्न बतूता ने। और इस प्रकार की प्रसिद्धि से, ख्याति से आकर्षित होकर इब्न बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर, कौन से रास्ते से वो आया था? मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली आया था वो, यानी मुल्तान और कच्छ के रास्ते से होकर। मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ था, यानी उसमें जो गुण थे, उस समय जो अच्छा साहित्यकार था वो, से प्रभावित होकर इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या उसको न्यायाधीश बनाया था। किसने बनाया था? आपको ध्यान रखना है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया था उस समय जब वो दिल्ली आया था। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया था कुछ समय बाद, और उसे कारागार में कैद कर दिया गया था। किसे? इब्न बतूता को। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी जो थी वो दूर हो गई, और इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में, कब? 1342 ईस्वी में मंगोल के शासक, उस समय जो मंगोल के सम्राट थे, के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। किसने दिया था उस समय? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते होकर मालाबार तट की ओर बढ़ा। कहाँ बढ़ा वो? मध्य भारत के रास्ते होते हुए मालाबार तट की ओर बढ़ा, तथा वह मालाबार से, कहाँ से? मालाबार से मालदीव गया, जहाँ वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि वो मध्य भारत के रास्ते होकर कहाँ गया था? वो मालाबार तट की ओर बढ़ा, तथा वो मालाबार से मालदीव गया। कहाँ गया? मालदीव। और वहाँ पर वो कितने महीने रहा? 18 महीने तक काजी के पद पर रहा वो। कौन? इब्न बतूता। अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। वह बंगाल तथा असम भी गया, है ना, यानी उसने सभी जगह यात्रा की, इसलिए उसे विश्व यात्री कहा गया है। वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज़ से सुमात्रा गया। कहाँ गया वो? सुमात्रा गया। और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो आज कवांजू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मतलब वो कहाँ गया था उस समय? चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो आज किस नाम से जाना जाता है? कवांजू के नाम से जाना जाता है। उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और वो बिंजिक तक गया। कहाँ तक गया वो? बिंजिक तक गया। और 1347 में उसने घर जाने का निश्चय किया। किसने? इब्न बतूता ने घर जाने का निश्चय किया। हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में कि चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना किससे की जाती है? मार्को पोलो से की जाती है, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। क्योंकि मार्को पोलो भी एक यात्री था जो कि वेनिस से चलकर चीन और भारत की उसने यात्राएं की थी, इसलिए इसकी तुलना किससे की जाती है? इब्न बतूता से की जाती है, इस विश्व यात्री से की जाती है, जिसने कि पूरी जानकारी दी थी उस समय। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया है। यानी उसका जो ग्रंथ है, कृति है, उसकी जो रचना है रेहला, उसमें इब्न बतूता ने इन नवीन संस्कृतियों, लोगों, उस समय की आस्थाओं, मान्यताओं आदि के बारे में लिखा है और उसमें दर्ज किया है अभी अपने अभिमत को। इब्न बतूता हठीला यात्री भी कहा गया है, जिसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने के पूर्व, यानी उसका निवास स्थान कहाँ था? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को को वापस जाने के पूर्व कई वर्ष वो
उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वो रूस भी गया हो। उसने भारतीय उपमहाद्वीप तक चीन की यात्रा की थी, यानी उसने भारतीय उपमहाद्वीप तक चीन की यात्रा की थी और वो उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वहाँ भी गया था।